हेलो गाइस, तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने लट्टू का यूज़ करके देखा था कि स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आज हम एक बड़े लड्डू का यूज़ करके देखेंगे इसकी वॉल्यूम कितनी होती है। देखेंगे साइंटिस्टों ने इसकी वॉल्यूम निकाली कैसे थी। फिर हम आज ना अर्थ को छोड़ने वाले ना मून को छोड़ने वाले, हम देखेंगे कि अर्थ और मून का जो वॉल्यूम है उसके अंदर क्या रेशियो निकल के आने वाला है, वो भी हम देखने वाले हैं। फिर आज हम आपको बताने वाले इस चीज़ को कि अगर आप किसी भी चीज़ का वेट कैलकुलेट कर सकते हो, मास कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग वेट और मास। मतलब सर इस बात का मतलब सपोज करो कि आप जा रहे हो कहीं पे और आपने देखा बड़े से ट्रक के ऊपर एक बड़ी सी बॉल रख के जा रही है कोई, ठीक है, आयरन की कुछ इस तरीके से हो रही हो, कहीं पे काम आ रही होगी, तो आप सिंपली उसका डायामीटर फाइंड करके आप उसका वजन बता सकते हो कि कितना वजन रखा हुआ उसके ऊपर। तो मज़ेदार चीज़ है ना, बिल्कुल। तो वॉल्यूम कंसेप्ट ही ऐसा होता है। तो देखो भाई, हमें पता है हमने स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला था। हमने कील ठोक दी थी बॉल के अंदर, हमने रस्सी लपेटी थी या लट्टू के ऊपर रस्सी लपेटते उस रस्सी को हमने खोला था और स्फेयर के अंदर भर दिया था, सॉरी सर्कल में भर दिया था। और एक स्फेयर से कितने सर्कल भरे थे हमारे? 4 सर्कल भरे थे, ठीक है। तो जो बच्चा नया है इसको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, प्रॉपरली बेटा सीक्वेंस वाइज चलो। आपका टोटल टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका। और एक और अच्छी बात, आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हो जो फिलहाल 10th में हो या कजिन हो, तो उनको बोल देना उनका टर्म 1 जैसे ही होता है ना बोर्ड का एग्जाम, उसके तुरंत बाद में या उससे थोड़े दिन पहले से ही मैं चालू कर दूंगा ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो। उनका टर्म 2 का सिलेबस भी स्टार्ट होगा मेरे दूसरे 10th वाले चैनल के ऊपर, उसका मैं लिंक पोस्ट पे डाल दूंगा। तो उनको बता देना कि वहाँ जाके वो भी रेगुलर पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा था आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। दोस्त वगैरह कोई भी हो, आपके जानकार हो, सीनियर हो, उनको बोल देना। टर्म 2 भी चालू हो जाएगा उनका भी और आपका टर्म 2 चलता रहेगा। तो आज हम सीखने वाले साइंटिस्ट लोगों ने कैसे निकाला यार स्फेयर का वॉल्यूम, कैसे निकाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सर अब तक जो सिखाया है ना उसमें तो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट वाला कंसेप्ट लग गया। देखो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट आपका क्यूब में लग गया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट आपका क्यूबॉइड में लग गया, ये आपका सिलेंडर में लग गया। सिलेंडर का यूज करके हमने कोन का निकाल लिया कि सिलेंड्रिकल शेप में हम कोन रखते हैं तो कोन में 1/3 पानी आता है उसका, ठीक है। वो मैंने आपको डिटेल में पूरा समझाया। हमने फॉर्मूला एक भी याद नहीं किया है अभी तक, ठीक है। ये मत बोलना बाद में सर हमने फॉर्मूला याद कर रखे हैं, याद नहीं करवाया मैंने आप लोगों को, मैंने समझाया आप भी बनाओ। तो आपके ब्रेन में मैंने रटने वाली चीज़ अब तक नहीं डाली है मैथ्स के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, चैप्टर 13 खत्म होने वाला है। आई थिंक अब तक आप लोगों ने टेबल को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन डिमांड करती है। आपकी जितनी अच्छी टेबल होगी आपका कैलकुलेशन उतना ही आपको कॉन्फिडेंस होगा, वरना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, फालतू को टाइम वेस्ट करोगे। और सेकेंड चीज़, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आज, कभी भी क्वेश्चन सोल्व करते हो रफ वर्क को पीछे मत करा करो रजिस्टर के, बिल्कुल पीछे नहीं करना। सर तो रफ वर्क तो पीछे ही करते हैं, तो भाई आप मैथ्स में जो भी वर्क कर रहे हो रफ नहीं है। आपने अपनी आदत खराब कर रखी है, आप छोटी छोटी चीज़ को पीछे करने के लिए भागते हो। हमेशा क्या होता है, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, पीछे पन्ना पलटा, इसको भर लेंगे उसको, नहीं सर इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन जो भी करनी है आपको, मल्टीप्लाई करना है ना, आप उसी पेज पे करो। सर अगर इसी पेज पे करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रजिस्टर की बात करें, आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो इस पेज पे, ठीक है, आपने क्वेश्चन डाला, आप सोल्व कर रहे हो। आप कहोगे सर अगर आप बोलो हम कैलकुलेशन यहीं करें तो ये तो पेज भरा भरा लगेगा, ये भरा भरा पेज लगेगा। तो बेटा वही तो बात है, जब आपको लगेगा भरा भरा पेज लग रहा है तो आपको शर्म आएगी थोड़ी सी इस चीज़ को, तो आप कैलकुलेशन थोड़ी कम करोगे। वरना होता क्या है, पीछे पन्ना पलटा, पीछे के 4-5 पेज भरे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा। इस बात को आप उससे लिंक कर सकते हो कि अगर आपको रूम में ही सारी चीज़ें रखने को बोल दी जाए, जिस रूम में आप रहते हो, तो आप वहाँ पे वेस्ट चीज़ नहीं रखोगे, वेस्ट चीज़ को बाहर फेंक दोगे। लेकिन अगर घर में कोई स्टोर रूम बना दिया जाता है ना, उस स्टोर रूम में आप सब कुछ भरते जाते हो, वो भर जाता है। तो सेम चीज़ अगर आप रफ करने के लिए पीछे जा रहे हो ना, पीछे के आपके पेज पता नहीं कितने भर जाएंगे, आपको पता नहीं लगता। आप उसी पेज पे करो, आपको थोड़ी सी शर्म आएगी। तो आप धीरे धीरे करके अपने गार्बेज को, जो आप फालतू का एडिशन कर रहे हो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिख लिख के, फालतू का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब 35 से मल्टीप्लाई करना छोटे से नंबर, उसकी टेबल भी मन में नहीं बोली जा रही है, 25 मल्टीप्लाई टेबल ही मन में नहीं बोली जा रही है। तो ये धीरे धीरे आपको कम करना है। तो ये चैप्टर सबसे बेस्ट है आपकी कैलकुलेशन को सही करने का। टेबल बेटा लिखना याद, आदत डाल लो, बोलने की आदत डाल लो, सही रहेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकल चुका है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो आज की हेडिंग डाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बहुत बातें हो गई। तो हेडिंग है अपनी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और ये एक ऐसी शेप है ओनली जिसका वॉल्यूम आप उस कंसेप्ट से नहीं निकाल सकते। कौन सा? बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। क्यों सर इसमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें हाइट होती नहीं है। तो याद रखना, कभी भी वॉल्यूम या सरफेस एरिया लिखते हो आप स्फेयर के बारे में, हेमिस्फेयर के बारे में, तो एक चीज़ को माइंड में रखना, इसमें एच वाला नहीं आता। कुछ बच्चे तो इसमें भी एच लगा देते हैं। अरे भाई हाइट है कहाँ स्फेयर में, मुझे तो आप ये बता दो। तो आपके सामने कोई बॉल रखी हुई है, इस बॉल में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, क्या? इसकी रेडियस। तो इसका सरफेस एरिया हो या इसकी वॉल्यूम हो, सिर्फ रेडियस की टर्म में ही आएगा। समझ गए बात को?
पहली चीज़। तो सर साइंटिस्ट लोगों ने इसका वॉल्यूम कैसे निकाला, छोटी सी कहानी सुन लो, ठीक है। और फिर पहली वैल्यू होगी जो मैं आपको याद करने को बोलूँगा आज इस चैप्टर की पहली वैल्यू। क्या करा साइंटिस्ट लोगों ने कि एक बॉल ली जिसकी रेडियस r थी, इस बॉल को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया, ठीक है सर, कोई भी शेप ले लेना, बड़ा सा बर्तन डाल लेगा, ठीक है, उस बड़े बर्तन में डाल दिया। तो आप मुझे एक चीज़ बता दो कि मान लो किसी कमरे में बहुत से लोग भरे हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई एक और फुल भरा हुआ है वो अच्छे से, ठीक है, और अगर उसमें कोई एक बंदा एंटर करता है तो डेफिनेटली जितना वजन उसका है या जितना बॉडी शेप उसका है उसी के अकॉर्डिंग एक बॉडी शेप वाला बंदा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूम में जगह तो ऑलरेडी है ही नहीं, पहले से फुल भरा हुआ है। तो जितनी चीज़ यहाँ से डालोगे एक्स्ट्रा निकलती जाएगी ना। ये आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बर्तन में पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब भरा हुआ है पूरा का पूरा, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें 1 गिलास पानी और डालते हो तो बाहर 1 गिलास पानी ही तो निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो नया 1 गिलास पानी आपने डाला वो पुराने किसी 1 गिलास पानी को रिप्लेस कर देगा और वो पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली कंसेप्ट उन लोगों ने लगाया क्या कि यार वॉल्यूम का मतलब यही तो होता है कैपेसिटी। किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर फॉर्मूला लिखवाओ क्वेश्चन कराओ ना भाई, फिर वो आपके लिए ये क्लास अच्छी नहीं है, आप वहाँ जाओ जहाँ पे फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन होते हैं। मैं तो डिटेल में समझाऊंगा, मैं रटवाऊंगा नहीं कोई चीज़, ठीक है। तो आप ये समझो वॉल्यूम का मतलब होता है जितनी चीज़ उसके अंदर आ सकती है। मतलब कुछ ऐसा ही हो गया कि 1 गिलास पानी आप किसी बर्तन में डाल रहे हो और बाहर निकाला आपने, तो बाहर जो पानी निकला, या फिर आप समझो कि आपके पास में कुछ पानी है। अब इस बात को सीरियसली आ रहे हैं अपन। मान लीजिए कोई बर्तन है, किसी भी शेप का हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये पानी से फुल भरा हुआ है, ठीक है जी, ओके। और बाहर मैंने एक लगा दी बड़ी सी ट्रे, ठीक है, मतलब जो भी पानी गिरेगा वो ट्रे में गिरेगा। और इस ट्रे में अपन को पता है मेजरमेंट करने वाली चीज़ होती है, जैसे आप दवाई भी लेते हो ना छोटी पीने वाली खांसी वगैरह के अंदर, उसमें 5 ml 2.5 ml ऐसा लिखा होता है ना। तो ऐसे यहाँ भी मेंशन है कि मान लो सपोज करो ये आपका है 50 ml, ये 100 ml हो गया, ये 150 ml हो गया, ये ऐसे करते करते लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, बड़ा सा आराम से। ओके, समझ गए इस चीज़ को? बिल्कुल समझ गए सर। अब मुझे बताओ, मैंने ना आंख बंद करके, मतलब ये फुल भरा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं मैं कितना पानी ऊपर से डाल रहा हूँ, और मैंने कुछ पानी डालता गया, ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने कितना पानी डाला है। ये कुछ ऐसा ही हो गया, मुझे नहीं पता बॉल का वॉल्यूम कितना है, बस मैंने बॉल डाल दी इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, मैंने बस बॉल को डाल दिया, मुझे नहीं पता बॉल का वॉल्यूम क्या, वही तो फाइंड करना है। तो मैंने भी ना कुछ बर्तन था, उस बर्तन में मैंने नापा नहीं कितना पानी है, मैंने जस्ट पानी डाल दिया इसके अंदर, सिंपल डाल दिया। जितना पानी डालूंगा वो एक्स्ट्रा पानी, या बोल सकते हो उसी के बराबर पानी बाहर निकलता रहेगा, और धीरे धीरे कर करके इसके अंदर पानी भर जाएगा। और मैंने बाद में कैलकुलेट करा, अरे यार यहाँ तो नहीं, जिस पानी का लेवल है ना 500 ml पहुँच गया। क्या पहुँच गया? पानी का लेवल 500 ml पहुँचे। तो आप ये बोल सकते हो ना, अच्छा सर बाहर 500 ml पानी निकला है ना, मतलब आपने कितना डाला है अंदर? 500 ml आपने डाला है, क्योंकि जितना डालते उतना तो बाहर निकलेगा। सिंपल बात समझ में आ रही है ये वाली? क्योंकि पहले से अगर फुल है तो जितनी चीज़ एक्स्ट्रा डालूंगा वही तो बाहर निकल रही है, समझ रहे हो? तो यही बात ये हो गई कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा इस चीज़ को लेके, कि इन्होंने लिया एक कोई भी शेप का कोई बर्तन लिया, उसके अंदर उन्होंने एक बॉल को डाल दिया जिसकी रेडियस थी r, और उसके बाद में बाहर उन्होंने जो रखा बर्तन वो हो सकता है किसी भी शेप का रख दिया हो, बस मेजरमेंट करने के लिए था, ठीक है। तो जैसे ही बॉल को डाला पानी छलक के बाहर आ गया, और यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग साइज की बॉल के ऊपर किया, सेम एक्सपेरिमेंट। अगली बार थोड़ी छोटी बॉल ले ली, ठीक है, उसकी कुछ रेडियस होगी, अलग हो सकती है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, और उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट सेम किया, बॉल को डाला और जो बाहर पानी निकल रहा है उसका मेजरमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने छोटी सी कोई और बॉल लेके कर लिया होगा। ये एक्सपेरिमेंट वो लोग करते रहे और करते रहे रिलेशन निकालते रहे, ठीक है। और वो रिलेशन ये निकल के आया कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर हमें मिल रहा है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि उसकी वॉल्यूम जो हर बार आ रही है, बाहर वाले पानी की वॉल्यूम आ रही है, वो आ रही है 4/3 πr³। तो बाहर वाले पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट करा उन्होंने, क्योंकि वो कर सकते थे, लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे 1 लीटर निकला होगा, यहाँ पे 500 ml निकला होगा, कुछ निकला होगा, उन्होंने फिर देखा होगा कि भाई उसी के हिसाब से रेडियस के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करा, तो वो निकल के आया, वॉल्यूम निकला 4/3 πr³।
तो उन्होंने कहा जितना पानी का वॉल्यूम अगर ये है बाहर वाले का, तो मतलब अंदर जो बॉल डाली गई है उसका वॉल्यूम भी इतना ही होगा। समझ रहे इस बात को? तो इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, तो लिख लो इसको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr क्यूब। ये कहानी याद रखना, आपको कभी भी वैल्यू नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसका उन्होंने निकाला कैलकुलेट करके। तो ये तरीका था उनका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को निकालने का। तो आप भी अगर इस तरीके से कहानी छोटी याद रखो, भाई बॉल डाली गई, पानी निकला, पानी का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब था, तो इसका वॉल्यूम 4/3 πr। सर एच वगैरह क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें एच होता ही नहीं है, ओनली रेडियस होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्टोरी याद रहेगी, तो कभी फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ऑलरेडी डिटेल बता चुका हूँ, किस किस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं सेलेक्ट करके, उसमें आपका ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो 13.8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले 13.8 का मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। मतलब कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, क्योंकि बॉल अगर आप बर्तन में डालोगे तो पानी तो निकलेगा ही बाहर। कितना पानी डिस्प्लेस करेगी? सर उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। अभी आपने खूब समझा है, जितना इसका वॉल्यूम उतना ही बाहर निकलने वाले पानी का वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब हमें सिंपल सी बात है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। समझ गए बात को? ओके, तो फर्स्ट में आपको दे रखा है, इसका डायामीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस निकाल ली, इसका हाफ होता है 14 सेंटीमीटर। क्या आप इस आर का यूज करके वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल लो, स्फेरिकल बॉल? तो दैट विल बी 4/3 πr क्यूब। अब देखो इसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छे से चेक होगी। 4/3 पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 14 × 14 × 14 से 3 बार क्यों करा? क्योंकि क्यूब है। अब मुझे बताओ, अगर आपकी टेबल अच्छी नहीं है तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे जल्दी? नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे लाडलों, टेबल पे ध्यान देना चालू करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। मैंने आपको प्रैक्टिस का तरीका बताया था कि आज अगर आपको मान लो सपोज करो 12 तक की टेबल आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को 5 डिजिट के नंबर लो, 4 डिजिट का नंबर लो, ठीक है, ऐसे ही है 10 नंबर लो और 12 की टेबल से ही मल्टीप्लाई करो, 11 टेबल से मल्टीप्लाई करो, 10 की टेबल से करो, 9 की टेबल से करो, बिना कैरी को लिखे हुए। ठीक है, कैरी लिखने में टाइम जाता है। उसकी प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन दो। कल आप 13 की टेबल को याद करो, मैंने याद करना भी सिखाया था एक बार, कैसे छुपा छुपा बचपन में याद करते थे वैसे याद करना। कहो सर लंबे टाइम याद नहीं रहती, मैं करवाऊंगा ना लंबे टाइम याद। फिर अपने आप को 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर देना, कोई भी ऐसे 10 नंबर अपने आप को देना और सबको 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करो। अब भी याद होगी यार टेबल, क्या टेंशन ले रहे हो? तो ऐसा नेक्स्ट 10 डेज में, आज अगर 12 है, नेक्स्ट 22 तक पहुँच जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा और सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इतने सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। पहली बात। सर वॉल्यूम को यूनिट ये बना क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब हो रहा है, मतलब आर मल्टीप्लाई आर, और आर किस में है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बन गया ना, बस ठीक है। इसलिए इसका वॉल्यूम निकल जाएगा और इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर या डिस्प्लेस करेगा। तो कैलकुलेशन आपकी भाई, मैं कैलकुलेशन नहीं कराने वाला अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो सर, ये लिया मैंने मून और अर्थ का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग लाइन है ना, नहीं पहले थर्ड लेते हैं। जो आपको बताया था ना, किसी भी चीज़ का आप मास निकाल सकते हो। कोई बॉल जा रही है, बड़ी सी बॉल रखी हुई कहीं पे, आप उसका वेट बता सकते हो कितना होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। एक मेटेलिक बॉल है, ठीक है भाई, इसका डायामीटर जो है ना यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। आपको मास बताना है। क्या बताना है? मास। क्या फाइंड करना है? मास ऑफ बॉल। और आई थिंक आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा मास और वेट में क्या फ़र्क होता है। तो हमें मास बताना है, क्योंकि मास हर जगह सेम होता है, वेट जगह पे डिपेंड करता है। क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ पे ग्रेविटी अलग होती है, मून पे ग्रेविटी अलग होती है। मून पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, तो जी की वैल्यू 1/6 हो जाती है, वहाँ पे वेट और कम फील होगा। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो स्पेस में कोई भी चीज़ का वेट होता नहीं है। सर किसी चीज़ का वेट नहीं होता, मास नहीं होता? मास तो होगा भाई, मास तो वो होता है जो उसमें क्वांटिटी है, ठीक है, उतना तो मास होता है वो। और वेट होता है, डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके आप किस जगह कैलकुलेट कर रहे हो। समझ गए? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फाइंड मास ऑफ बॉल, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है जी,
अब इसने बता दिया डेंसिटी। सर डेंसिटी क्या बोला है हम बताते हैं अभी। डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी डेंसिटी है सर ये आयरन बॉल की। आयरन बॉल है भाई, कोई और है, मेटेलिक बॉल है, जो भी मेटल है उस मेटल की डेंसिटी इतनी है। सर इस बात का मतलब क्या है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मैं आपको बोलूँ 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बोलोगे आप सर, 1 आवर में 5 किलोमीटर। तो आप खुद बताओ 8.9 ग्राम है किसमें, पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8.9 ग्राम है। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या एक्चुअल। इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम। इसका मतलब ये है, ये क्या है सर, ये वॉल्यूम है। मतलब मैं बॉल का, इस पूरी बॉल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ मान लो, और उस टुकड़े का वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका जो वजन होगा ना, जो मास होगा, वो 8.9 ग्राम होगा। ये डेंसिटी का मतलब होता है। सर डेंसिटी अलग अलग मेटल की, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, बिल्कुल होती है। जितने पार्टिकल पास पास होते हैं, जितने डेंस होते हैं पार्टिकल पास पास होते हैं, उतनी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब रुई की बात करो, मैं रुई इतनी लूँ, वजन कुछ नहीं होता। इतनी मैं कुछ लूँ, लकड़ी ले लूँ, इतना टुकड़ा, उसका वजन उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इतना बड़ा अगर मैं पत्थर ले लूँ, उसका वजन और ज़्यादा होगा। इतना बड़ा मैं आयरन ले लूँ, आयरन का टुकड़ा, उसका वजन और ज़्यादा होगा। सर वजन ज़्यादा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि रुई के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेंसिटी कम है, पार्टिकल की डेंसिटी कम है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपने सुना होगा वर्ड, कि किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ठीक है, राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि यहाँ पे एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट हो गया, पॉपुलेशन थोड़ी कम है कंपेरेटिवली। यूपी के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड में 6 नंबर पे आ जाता है वो, क्यों, क्योंकि एरिया कम हो गया, यूपी से उत्तराखंड निकल गया वहाँ से। ठीक है, और लेकिन पॉपुलेशन अभी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो ऐसे डेंसिटी मतलब जितने पार्टिकल पास पास उतनी डेंसिटी ज़्यादा, जितने पार्टिकल दूर दूर उतनी डेंसिटी कम। तो ये बताया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर मेटल का अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा तोड़ दूँ, ठीक है, तो उसका वजन कितना होगा, 8.9 ग्राम होगा। अगर मैं बोलूँ 2 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा तोड़ो तो वजन क्या होगा सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 1 की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू ये हो जाएगी। और अगर मैं 3 सेंटीमीटर क्यूब की पूछूं आपसे कितना वजन होगा, तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। और अगर मैं 10 का पूछूं तो सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये है कितना वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ कि इस बॉल का पूरे का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो आप कहोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसका ग्राम में वजन मतलब मास पता लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, अब चलते हैं अपन, मतलब अपना टारगेट अपन को पता लग गया क्या, कि सर मुझे निकालना तो है मास। मास निकालने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन पता है। अगर ये 100 आता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। मतलब अब मेरा टारगेट क्या सेट हो गया कि मुझे इसका निकालना है वॉल्यूम। तो आपने निकाला इसका वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो पहले आप बताओ, जब डायमीटर 4.2 है तो यहाँ से रेडियस इसका हाफ होके क्या 2.1 सेंटीमीटर नहीं आएगा। सर 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो आपको आर पता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप लगाओगे 4/3। फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में लिखा करो, एग्जाम में अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। 4/3 पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब बोले तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। कर लो कैलकुलेशन, टेबल नहीं आती तो दिक्कत करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ टेबल सीख लो। क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो अपने तरीके से, अभी बाद में थोड़ा स्मार्ट वे में कर लेंगे सर। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, मान लो 1000 आ रहा है, जो भी आ रहा है, अगर उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या वजन निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा, क्योंकि अभी आपने सिखाया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8.9 ग्राम है, और ये जितने भी सेंटीमीटर क्यूब होंगे उसका मतलब इसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकल जाएगा वजन। समझ गए बात को। तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है। डेंसिटी का मतलब मैंने खूब समझा दिया आप लोगों को, ठीक है जी। अब आते हैं अर्थ और मून वाले क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, और बच्चे उस एक लास्ट लाइन को पढ़ के कंफ्यूज होके गलत आंसर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को। ठीक है, मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन काम चला हुआ आती है, मैथ्स वाली तो आती है मुझे। इसने बोला 4th क्वेश्चन में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ। मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ों का कंपेरिजन करना है। तो मैंने मान लिया कि ये हमारे मून भाई साहब है,
और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, बड़ी है। इसने क्या बोला, मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, तो मैंने मान लिया लेट डायामीटर इज इक्वल टू डी, मान सकते हैं। तो इसका जो डायामीटर होगा वो कितना होगा सर, इसमें बोला है बार बार साफ साफ लिखा है, मून का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है इसका, मतलब वो 1/4 डी बोले तो d/4 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। इस लाइन को 2-3 बार पढ़ लो, और इसमें बच्चे इंग्लिश में क्या मिस्टेक कर रहे हैं मैं बताता हूँ। इसमें बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा टुकड़ा है मून का वॉल्यूम, मतलब मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना पार्ट है, इस बात का हिंदी में मतलब ये निकला। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो कुछ बच्चे इसको पता है क्या करते हैं, वो करते हैं सर इसमें ये बोला है, देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इसमें पहले लिखा है तो हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखेंगे, और इसमें बाद में वॉल्यूम ऑफ मून लिखा है तो हम वॉल्यूम ऑफ मून को नीचे लिखेंगे। गलत, एब्सोल्युटली गलत। क्यों गलत? क्योंकि इसने बोला है अर्थ के वॉल्यूम का कितना हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ मून का वॉल्यूम मान लो 10 आ रहा है, समझ लो ऐसे ही, तो अर्थ का वॉल्यूम तो ज़्यादा आएगा ना, ठीक है। मान लो अर्थ का वॉल्यूम निकल के आ रहा है आपका, मान लो 100 आ रहा है, जस्ट सपोज करो। तो इसने पूछा है कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन है। तो आप कहोगे सर ये 10 जो है ना, अपन जब 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 निकलता है, मतलब ये 10 100 का 1/10 पार्ट हो गया, समझ गए। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून न्यूमरेटर में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिनोमिनेटर में रहेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने ऊपर लिखा सर ये इसका अर्थ का है, ये मून का है, तो हम बोलेंगे कि मून का वॉल्यूम इसका वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ये समझो मून का पार्ट अर्थ का कितना है, ये इसका कितना पार्ट है, तो ये डिवाइड बाय ये करते हैं, ये ध्यान रखना, वरना आपका आंसर उल्टा आएगा, ठीक है। नाउ तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, उस चीज़ को पहले लिख देते हैं, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ मून न्यूमरेटर में और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये डिनोमिनेटर में आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, कुछ जगह पे गलत बताया जाता है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये आएगा, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं 4/3 πr क्यूब, ठीक है। तो r चाहिए तो आपने मानना, तो इसकी रेडियस कितनी होगी सर, जो रेडियस होगी ना वो होती डायामीटर का हाफ, या बोले तो 1/2 d, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। तो इसके अंदर जो रेडियस होगी ना, इसको मैंने मान लिया, सपोज करो बड़ा है ना ये सर, मैं इसको कैपिटल R मान रहा हूँ, तो कैपिटल R की वैल्यू होगी d/2, ठीक है। इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल R और इसकी रेडियस को मैंने मान लिया छोटा r, ओके। तो इसकी जो रेडियस होगी ना, तो सर रेडियस तो डायमीटर का हाफ होती है कि नहीं होती, अभी तो सिखाया कि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो 1/2 d, लेकिन यहाँ पे d नहीं है, तो 1/2 ऑफ डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर खुद क्या है सर, d/4 है, तो क्या मैं डायमीटर जगह d/4 नहीं रखूँ, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, दोबारा सुन लो। डायमीटर इसका d माना, तो इसका डायमीटर इसका 1/4 है, तो इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर d/4 है, रेडियस है डायमीटर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डायमीटर हाफ d, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। रेडियस है डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो डायमीटर डिवाइड बाई 2 को हाफ डायमीटर लिख सकते हैं ना भाई, 2 से डिवाइड करो या हाफ से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है। तो हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, और मैं डायमीटर की वैल्यू तो रखूँगा ना d/4, तो इसकी वैल्यू हो गई d/d1 जा d और 4 2 जा 8, तो इसकी रेडियस इतनी है। ये बात समझ में आई। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा सर, 4/3 πr³, ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल r माना है मैंने। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा सर, 4/3 πR³, क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस को r माना है कैपिटल। सर 4/3 से 4/3 उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम है। सर फिर तो पाई से पाई भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर जो बनेगा दैट इज स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³, स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। क्या मैं एक साथ लिख सकता हूँ दोनों को? हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो ना, दोनों की पावर सेम चढ़ जाएगी, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R।
स्मॉल आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर मतलब d/8। तो मैं d/8 को, स्मॉल आर को ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो मैं स्मॉल आर को डिवाइड कर रहा हूँ कैपिटल आर से। और आपको पता है डिवाइड कैसे होता है सर, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है। और बाहर लग रहा है क्यूब, तो d से d कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 1/4 का क्यूब। तो 1 का क्यूब करूंगा 1 आएगा, 4 का क्यूब करूंगा 64 आएगा। मतलब मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है, काफ़ी छोटा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंपेरिजन वाला ऐसे होता है। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है तो फटाफट सुन लो। हमने अर्थ लिया, कैपिटल आर रेडियस माना, मून लिया, स्मॉल आर रेडियस मान लिया, इससे इसका डायमीटर निकाला, जो कि डायमीटर दे रखा था क्या, कि इसका डायमीटर उसका डायमीटर में रिलेशन था, मैं इसका डायमीटर को d मान लिया, तो उसका क्या हो जाएगा d/4। इस डायमीटर का यूज़ करके रेडियस निकाली, उसके डायमीटर यूज़ करके उसकी रेडियस निकाली। फिर हमसे जो पूछा है इसमें ध्यान रखने वाली बात जो थी वो मैंने आपको बता दी, अर्थ अपॉन मून नहीं आएगा, मून अपॉन अर्थ आएगा, ठीक है। उसका यूज़ करा, 4/3 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, बाद में तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आप 8th में सीख के आए हो, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन छोटा सा बस आपको बता देता हूँ, फिर क्लास को करते हैं ख़त्म। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी तक हमें रेडियस या डायमीटर पता था और हम निकाल रहे थे वॉल्यूम। अब आपको क्या थोड़ा सा स्ट्रेच करा इसने, 7th क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसने बोला है फाइंड वॉल्यूम और हमें गिवन क्या है, एरिया, और एरिया गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मुझे एरिया देकर वॉल्यूम पूछा, बोला छोड़ टेंशन ना ले, क्या पूछा, बोला वॉल्यूम। हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब मुझे ये चाहिए, सिंपल। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं आर पता है, नहीं पता, 4/3 पता है, हाँ सर पता है, पाई पता है, मतलब मुझे आर की नीड है। तो क्या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आर गिवन होता था, अब यहाँ आर गिवन नहीं है लेकिन कुछ और गिवन है, क्या कि एरिया इतना है, और आपको पता है एरिया कितना होता है, 4 सर्कल के बराबर। तो एरिया हो गया 4πr², और ये किसके इक्वल है, 154। यहाँ 4 पाई की वैल्यू लिखोगे 22/7, और ये r² इक्वल टू 154। ये 22 नीचे डिवाइड में जाने वाला है ना, तो जाके डिवाइड ही करेगा ना, तो पहले काट दो यार। तो यहाँ से r² हो जाएगा 7 है, नीचे वाला 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे चला जाएगा 4, और यहाँ से r की वैल्यू लोगे तो इसका रूट करोगे दोनों साइड का तो 7 आएगा, और नीचे 4 का रूट करने पे 2, तो r आपका निकल गया 7/2। क्या आप इस r को पुट करके यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग करना इस चीज़ को, कैलकुलेशन आपकी, कंसेप्ट मेरे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हेमिस्फेयर को देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में हाँ एक चीज़ और है, NCERT के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, टेंशन ना लेना।